वसंत भाग 2 कक्षा 7 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक पे तृतीय पाठ हिमालय की बेटियों का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामे की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, अर्थात हिमालय पर्वत की ऊंची चढ़ाई पर चढ़ा, तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना, कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी ये भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता। अर्थात जब नदियाँ हिमालय से निकलती है तो एक आनंदित सी उनकी छवि दिखाई देती है। कहाँ गायब हो जाता है? मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। ये बेटियाँ क्यों हैं? क्योंकि हिमालय से ही इनका जन्म होता है। कहाँ ये भागी जा रही है? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधितक्याएँ, सर सब्ज उपत्यकाएँ। अधितक्या बच्चों, पहाड़ के ऊपर की जो भूमि होती है उसे अधितक्या कहते हैं। उपत्यका जो पहाड़ के नीचे की समतल भूमि होती है उसे कहते हैं। ऐसा है इनका लीला निकेतन। निकेतन का अर्थ है घर, आंगन, जहाँ पे ये लीलाएं करती है। कौन? नदियाँ। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, ये कुछ वृक्षों के नाम आ रहे हैं बच्चों। देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केले के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है। कौन जाने? बूढ़ा हिमालय, हिमालय को यहाँ पे वृद्ध बताया गया है, अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवा उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, यकुम्बा, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती, अर्थात उनकी याद आंखों में झूमने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघली हुई दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। अर्थात ये नदियाँ सभी समुद्र की तरफ जाती है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की
गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। किनका? नदियों का। काका केल करने, बच्चों ध्यान से पढ़ना, इसका प्रश्न में आएगा आगे। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। ध्यान से पढ़ना बच्चों, लोक माता क्यों कहा है? किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग, ये तिब्बत का एक स्थान है, वहाँ की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। कौन से पानी में? सतलज नदी के पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। कभी उस जल में पैर डाल के बैठा हुआ था, तभी कवि के मन में एक कविता आती है। वो कविता ध्यान से सुनेंगे। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी ये बाप हिमालय, तुम बेटी ये बाप हिमालय। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, प्रकृति नदी के चित्रित पट पर। अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। नागार्जुन ने उस पानी के पावन स्पर्श से अपनी भावनाओं को इस कविता में व्यक्त किया है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर आइए हम देखते हैं। प्रथम प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन किन रूपों में देखता है। उन्हें प्रेयसी के रूप में, पत्नी, बहन के रूप में, आदि रूपों में भी लेखक देखता है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताएगी, ये पीछे पड़े हुए पाठ के आधार पर हम बताएंगे। काका कालके ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। देखिए, हिंदू धर्म में जिन 4 महाकुंभों का आयोजन किया जाता है प्रत्येक 12 वर्ष में, वो सभी नदियों के किनारों पर आयोजित हुए जाते हैं। तीर्थ करने के लिए नदियों के किनारे जाते हैं, उनके पावन जल में डुबकी लगाते हैं। पितरों का पिंडदान या तर्पण करने के लिए भी नदियों के किनारे जाते हैं। नदियों के किनारे बहुत सारे मेलों का आयोजन होता है। तो इस तरह से वहाँ पर एक विशाल मानव समूह एकत्रित होता है, इसलिए वहाँ लोक कल्याण की भावना व लोक संग्रह की भावना होती है। इस तथा नदियाँ अपने पावन जल से कृषि को सिंचित करती है, इसलिए
इनको लोक माता कहा जाता है। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की, इस प्रश्न का उत्तर आप पीछे पाठ का अध्ययन कर करके दे सकते हैं। इसके अलावा 5वां प्रश्न यह भी आप कीजिएगा कि प्रस्तुत पाठ में जिन नदियों का नाम यहाँ पे आया है उन सभी नदियों के नाम आपको 5वें प्रश्न के उत्तर के रूप में लिखने हैं। हमारा ये तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। आपको आज के दिवस की मंगल शुभकामनाएं। धन्यवाद।